गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चल रहा है क्या पेन? तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपीपीसीएस और आरओ 2021 के लिए घटनासार सीरीज का भाग 2। भाग 1 आ चुका है जहां पर मैंने 25 करंट अफेयर कराए थे। ये पार्ट 2 है और हर एक दिन की गैप पर मैं ये रखूंगा ऐसे सुबह 6 बजे। अगर नहीं लाइव रहा तो फिर वीडियो अपलोडेड आपको मिलेगा, लेकिन सुबह मॉर्निंग 6 AM पे हर एक दिन की गैप पर ये मिलेगा आपको। जैसे कल संडे, कल तो जो हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, कल 1 मार्च से 7 मार्च तक का करंट अफेयर रहेगा सुबह 5 बजे उठ के। लेकिन मंडे को 6 बजे भाग 3 आएगा जो घटनासार का होगा, घटनासार सीरीज का। तो एक दो अनाउंसमेंट जो हमेशा मैं कर देता हूँ। पहला ये कि टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है यूपीपीसीएस 2021 की। 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा कल है जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का है। ऐसे ही आरओ की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। प्री कम मेंस के बैच चल रहे हैं टेलीग्राम के पेड ग्रुप पे। तो इससे संबंधित जानकारी लेने के लिए आप मुझे 6396743810 6396743810 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं शुरू कर रहा हूँ अभी। लोग धीमे धीमे आएंगे तो थोड़ा देर में स्टार्ट करूँ। गुड मॉर्निंग प्रियांशु उपाध्याय, रुद्राज शुक्ला, किरण पटेल, विकास यादव, विशाल त्रिपाठी, रुचि उपाध्याय, ज्योतिर्मय दास। क्योंकि मेरा टाइम एक फिक्स नहीं हो पा रहा है तो धीमे धीमे लोग आते हैं, कुत्ते फानते। अभी तो ये शुरू करेंगे, थोड़ी देर तो ये बोलेंगे पता नहीं क्या, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। लाइव चल रहा हूँ मैं, तो मैं लाइव चल रहा हूँ, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। अब जो आएंगे देखा जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, पहला करंट अफेयर। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाले देश का पहला राज्य। तो ये पहला राज्य बना जिसने ई कैबिनेट, इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट प्रणाली लागू की। इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा के बाद अब ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ज्ञापन और कार्यवाही कागज रहित रही। आपसे पूछ लेगा कि वह कौन सा राज्य है जिसने कागज रहित प्रणाली लागू करी है देश में। तो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू किया तो आप बोलेंगे कि कागज रहित कार्यवाही करने वाला पहला राज्य देश का है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह इस प्रदेश की पहली ई कैबिनेट बैठक थी और इस प्रकार यह राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नंबर 2, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, याद रखिएगा नैनीताल जिले में, नैनीताल में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक अर्बोरिटम नाम का इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया। आपसे पूछ लेगा अभी हाल में शिवालिक अर्बोरिटम इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। ठीक, शिवालिक अर्बोरिटम का उद्देश्य लोगों में प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना है ताकि वे पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें और उन्हें संरक्षण की दिशा में अधिक सक्रिय बना सकें। नाम याद रखिए, शिवालिक अर्बोरिटम। ठीक है, नाम से हो सकता बोल दे कि भी हाल में चर्चा में रहा शिवालिक अर्बोरिटम का संबंध किस जगह से है। नीचे 4-5 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट लिख देगा कुछ अजीब सा, तो आप कहोगे हाँ लग तो यही रहा नाम से शिवालिक अर्बोरिटम, कुछ लग रहा है, कोई जानवर है लग रहा। ठीक है, ये क्या है? ये वनस्पति उद्यान है अपने तरीके का, इस प्रकार का शिवालिक अर्बोरिटम, जहां पर 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए संरक्षण किया गया है। ठीक, तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपसे पूछूं ये इन सीटू है कि एक्स सीटू, अगर आपसे पूछा जाए कि इन सीटू, ये जो वनस्पति उद्यान आपको दिख रहा है इन सीटू है एक्स सीटू है, तो आप कहेंगे एक्स सीटू है। ठीक है, स्वस्थाने होता तो इन सीटू होता, उसी स्थान पे कर देते, ये एक्स सीटू है। म्यांमार में भी हाल में तख्ता पलट हो गया। तो म्यांमार को याद रखिए मैप में, ये म्यांमार आपको दिखाई दे रहा है, ये बाजू में इंडिया दिख रहा है, ये चाइना दिख रहा है, लाओस दिख रहा है, थाईलैंड दिख रहा है। तो ये याद रखिए क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त, इस वक्त म्यांमार इंपॉर्टेंट है इसलिए वो आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो अभी हाल ही में म्यांमार की सेना ने देश पर नियंत्रण कर लिया और 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी गई।
इसके अलावा स्टेट काउंसलर ओंग सॉन सूकी और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। नंबर 2 पॉइंट है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसकी सीमा बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस, बांग्लादेश में आपको ये दिख रहा होगा, देखिए बांग्लादेश ये है, बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस, थाईलैंड जैसे देशों से लगती है। यह मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से यह एशिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी शहर नेपिडा है। यांगून या रंगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्यों इनसे लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो याद रखिए भारत में किन राज्यों से लगती है सीमा म्यांमार की? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से भारत में म्यांमार की सीमा लगती है। साथ में म्यांमार की सीमा किन देशों से लगती है? तो याद रखिएगा वियतनाम से नहीं लग रही है, ठीक है। वियतनाम पे फोकस रहिएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में वियतनाम भी वो लिख देगा धीमे से, ताकि आप टिक करके चले आओ। या कंबोडिया या कंपूचिया से नहीं लगती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसलिए मैंने म्यांमार का ये मैप साथ में रखा कि आपको याद रहे कि भारत के साथ बांग्लादेश के साथ थाईलैंड, लाओस और चाइना, इनके साथ म्यांमार अपनी सीमा शेयर करता है। उसी के स्थान पर भारत में 4 राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ अपनी सीमा को शेयर करता है, ये याद रखिए। लेकिन याद रखिएगा वियतनाम देश से म्यांमार अपनी सीमा साझा नहीं करता, ठीक। तो तख्ता पलट अभी हाल में किस देश में हुआ? तो आप बोलेंगे म्यांमार में हुआ। तो 2020 के नवंबर चुनावों को कोविड-19 महामारी के बीच स्थगित कर दिया गया तथा और सरकार स्थिति से निपटने में विफल रही। इसलिए सेना म्यांमार के संविधान के अनुच्छेद 417 के अनुसार देश पर नियंत्रण कर लिया। कभी कदार जब गंदा एग्जामिनर बैठा होता है तो ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन रख देता है जानबूझ के कि हाँ म्यांमार तो हर कोई पढ़ रहा होगा, या तो सीमाएं किसी ने नहीं पढ़ी होगी, या फिर मोस्ट प्रोबेबली उसने आर्टिकल 417 नहीं देखा होगा उस देश में, क्योंकि इस आधार पर उस देश में लगाया गया आपातकाल। तो अनुच्छेद 417 के अनुसार, ठीक है, नहीं मार के चले आ रहे अनुच्छेद 352 के अनुसार। हमारे से क्या मतलब है? म्यांमार के संविधान की बात हो रही है। अनुच्छेद 417 आपातकाल के समय में सेना को अधिकार देने की शक्ति देता है। सेना ने 2008 में म्यांमार के संविधान को बनाया था। सेना ने कहा कि नवंबर 2020 के चुनावों में मतदाता सूचियों में लाखों अनियमितताएं थीं, जिसमें सूकी की पार्टी ने 476 सीटों में से 396 सीटें जीती थीं। हालांकि चुनाव आयोग ने सेना के दावों को खारिज कर दिया था। तो याद रखिए भारत में आपातकाल लगने का जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति युद्ध होने की दिशा में या युद्ध होने की संभावना है अगर, या भारी संघर्ष होने की संभावना या फिर हो चुका है, या फिर सैनिक विद्रोह होने वाला है या फिर हो चुका है, इन दशाओं में भारत में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दिया गया है ये शक्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रकार से लगाते हैं, ये आपको भारत का भी याद होना चाहिए। म्यांमार में जो 417 अनुच्छेद है इसको देख लीजिए, बस ज्यादा याद मत करिएगा। एमफेक्स 21 ये क्या है? तो एमफेक्स 21 के बारे में याद रखिए। आज ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोग कम कैसे हैं सुबह सुबह। Why this collab ready? एमफेक्स 21 के बारे में याद रखिए। एमफेक्स 21 क्या है? ये एमफेक्स 21 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास, ये संयुक्त अभ्यास है किसका? जल थल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 21 का आयोजन किया गया। तो सेना के तीनों अंगों का सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास का नाम है एमफेक्स 21, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आयोजित किया गया, इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये अंडमान और फिर ये निकोबार आइलैंड नीचे दिख रहा होगा। अंडमान में ये है नॉर्थ अंडमान, ये है मिडिल अंडमान, ये है लोअर अंडमान, और ये पोर्ट ब्लेयर जो आपको दिख रही है, ये पोर्ट ब्लेयर लोअर अंडमान में आपको दिखाई दे रहा है। लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान में ये फर्क आपको दिख रहा होगा। लिटिल अंडमान ये है, लोअर अंडमान ये है, ठीक है। या फिर नॉर्थ कई बार लगाने को दे देता है, लिख देगा लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। तो ये याद रखें, अगर आपको मैप दिख जाता है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देके देखते हैं तो आपको जनरली वो ऐसे दे देगा, लिख लेगा आपको लोअर अंडमान,
लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, ठीक है, या फिर लिटिल निकोबार। तो आपको ये सीक्वेंस अगर दिखाई दे रहा है तो आप याद कर ले जाएंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको मैप के पास में लगाया। मैप इसलिए जानबूझ के पास लगाया ताकि आपको दिख जाए। ठीक, तो एमफेक्स 21 क्या है? ये युद्धाभ्यास है तीनों देश की तीनों सेनाओं के द्वारा अंडमान निकोबार में किया हुआ युद्धाभ्यास है। इसका नाम है एमफेक्स 21। एशिया का पहला ग्रीन विलेज, जिसका नागालैंड का, ये एशिया का पहला ग्रीन विलेज है। नागालैंड का इसका खुनोमा, नागालैंड का खुनोमा, जहाँ एक भी पेड़ नहीं काटा जाता। तो ये जो खुनोमा विलेज है इसे कहा गया एशिया का ग्रीन विलेज। ठीक, खुनोमा अंगमी आदिवासियों का घर है। ये अंगमी आदिवासी यहाँ पे रहते हैं। ये ट्राइबल ग्रुप अपनी बहादुरी और मार्शल आर्ट्स का कौशल के लिए जाना जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में किसे एशिया का पहला ग्रीन विलेज के रूप में घोषित किया गया? तो आप बोलेंगे खुनोमा। कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में। साथ में दूसरा स्टेटमेंट याद रखिए कि अंगमी यहाँ पर जनजाति आदिवासी पाए जाते हैं जो कि मार्शल आर्ट फॉर्म में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अंगमी आदिवासियों के बारे में जान के याद रखिए। ये खुनोमा नहीं पूछेगा तो अंगमी पे फोकस कर लेगा। ठीक, तो अंगमी कहाँ पर पाए जाते हैं? नागालैंड में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल, मतलब हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट ने ऐसा किया। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है, जिसके अंतर्गत समग्र रैंकिंग न्याय वितरण प्रणाली के 4 स्तंभ, कौन से 4 स्तंभ है? न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता में राज्य की रैंकिंग को दर्शाती है। ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसके अनुसार 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा। महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना थे तथा सबसे अंतिम स्थान पर हमारा अपना उत्तर प्रदेश था। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान पे। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर कायम रहा और सबसे निचले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा। छोटे राज्यों की बात करें, लेकिन बड़े राज्यों में 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर काबिज रहा। बोल लेगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा निकाली गई, इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया? तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र सबसे नंबर स्थान पे था, नंबर 1 स्थान पे था। सबसे अंतिम स्थान किसका था? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक, यहीं पर अगर पुलिस बल में महिला अनुपात की बात करी गई इस जस्टिस रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया कि बिहार राज्य पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोजगार देने के साथ 25 राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। तो मतलब बिहार राज्य में पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोजगार देने के साथ 25 राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो ये बिहार राज्य है, जिसने 25.3% महिलाओं को रोजगार दिया है। ठीक है, पुलिस बल में, कोई पुलिस फोर्स में। पुलिस बल में 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला यह एकमात्र राज्य है। हालांकि अधिकारी श्रेणी में केवल 6.1% महिलाएं हैं बिहार में, लेकिन अकेला ऐसा राज्य है जो 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला राज्य है, बिहार। तमिलनाडु में महिला पुलिस अधिकारियों का उच्चतम प्रतिशत 24.8% है। इसके बाद मिजोरम 20.1% का स्थान है। तो नंबर 1 पे है बिहार, नंबर 2 पे है तमिलनाडु और नंबर 3 पे मिजोरम। ठीक है, जो लोग मेंस दे चुके हो पीसीएस 2020 का, इंटरव्यू के लिए अगर आपका हो सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने फेंक दिए जाएं जानबूझ के परेशान करने के लिए, तो उसके लिए तैयार रहें, पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी, तो ये पहली है हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी, ये आपको उड़ते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई। तो 2 चीजें याद रखिए कि कहाँ पर शुरुआत की गई। ये पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश राज्य में। किस नेशनल पार्क में, किस टाइगर रिजर्व में? तो आप बोलेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक, तो क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक, दूसरा, अब अफ्रीका के जंगलों की तरह भारत में भी पर्यटक हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद उठा सकेंगे। पता लगा ऊपर पहुंचे और ऊपर से सीधे नीचे आ गए। इसके अलावा राज्य सरकार पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी इस सेवा की शुरुआत करने की योजना बना रही है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में पेंच भी है, कान्हा भी है और पन्ना भी है। जानबूझ के मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा
ताकि आपको पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व पता लग जाए कि मध्य प्रदेश, ठीक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी का आगमन था 9 जनवरी 1915 को। तो गांधी जी के आगमन के उपलक्ष्य में 2003 में एल.एम. सिंघवी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के उपरांत भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो लिखा है कि 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, वर्चुअली रूप में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, वर्चुअल रूप में मनाया गया, याद रखिएगा वर्चुअल रूप में मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या है, तो लिखा है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, भारतीय संस्कृति के संवर्धन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों की भूमिका और नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। आपको आंसर बताना है ABCDEFG। हाँ, अंगामी को खेलों में भी शामिल किया गया, बहुत बढ़िया। अखंड प्रताप वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। सब नींद में चल रहे हैं। अखंड प्रताप ने दिया C, विशाल त्रिपाठी ने कहा C। इसका मतलब आपने करंट अफेयर पढ़ा है और आप किन्हीं शब्दों के बीच में कंफ्यूज हैं। आत्मनिर्भर पे आप श्योर हो, बाकी आप शब्दों के बीच में कंफ्यूज हो गए हो, इसलिए ऐसा हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली। देखें फिर, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर अपना मुख्य भाषण दिया। यह कार्यक्रम भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये तय है कि आपने आत्मनिर्भर भारत पढ़ा है, लेकिन आप इन दो शब्दों में कंफ्यूज हैं। इसका मुख्य विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कभी। तो इसका मुख्य विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। गौरतलब है कि प्रसिद्ध न्यायविद एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में सितंबर 2000 में गठित समिति द्वारा 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका प्रवास से भारत लौटने की तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में आयोजित करने के लिए सुझाव दिया गया था। फलस्वरूप वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो मैंने आपसे बोला था कि 2003 में एल.एम. सिंघवी की रिकमेंडेशन के अनुसार प्रवासी भारतीय दिवस का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन 21 से 23 जनवरी 2019 को मध्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था और 2019 का मुख्य विषय था नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, ठीक है। ये आप लोग जो अभी बता रहे थे वो 2019 की थीम आप टिक कर रहे थे। 2021 वाली जो थीम है वो थीम है, मेरे ख्याल से वो दिख गया होगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक। परागणकर्ता पार्क, पॉलिनेटर पार्क अपनी तरह का भारत का पहला ये पॉलिनेटर पार्क है। मैं कल आपको जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रहा था तो भी मैंने आपसे बोला था कि पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बिना पॉलिनेशन के मेल गेमेट से फीमेल गेमेट का मिलन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन की संभावनाएं नहीं है बिल्कुल फिर तो ये पॉलिनेटर पार्क भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क नैनीताल शहर में स्थापित किया गया, ठीक है। कहाँ पे स्थापित किया गया? नैनीताल में। यह उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया। ये लिखा हुआ रिसर्च रेंज हल्द्वानी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यह 4 एकड़ में, इसका मतलब कुछ नहीं, लेकिन आपको कम से कम याद रखना है कि भारत का पहला परागणकर्ता पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर खोला गया? नैनीताल शहर में। कौन कौन परागण कर सकता है पॉलिनेटर? तितलियां करती हैं, मधुमक्खियां, पक्षियां, कीड़े, ठीक है, गिलहरी, ये सब पॉलिनेटर है, पॉलिनेशन करने वाले लोग हैं। आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी गई। तो ये आकाश मिसाइल के बारे में याद रखिए, 96% स्वदेशी प्रकृति की मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली, फ्रॉम ईयर टू लैंड, फ्रॉम अर्थ टू ईयर, लैंड सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से फ्रॉम लैंड टू ईयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है, ठीक। स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेगा कि आकाश मिसाइल सतह से सतह पर, सरफेस टू सरफेस, या फिर यह सरफेस टू ईयर। तो याद रखिए आकाश जो है
वह सरफेस, जब आप नाम लिखते हो ऐसे आकाश, आकाश, तो ये तो तय है कि हवा में, आकाश में तो जाना है इसको, तो सरफेस ही आकाश में जाएगी। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिए। साथ में इसकी रेंज याद रखिए, 25 किलोमीटर है इसकी रेंज, 25 किलोमीटर। अभी हाल में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना मतलब ये शुरू की गई। पूछ लेगा लॉन्च पैड योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो इसमें एक ऑप्शन लिख देगा इसरो के द्वारा, दूसरा ऑप्शन लिख देगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तीसरा ऑप्शन लिख देगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, चौथा ऑप्शन लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे लॉन्च पैड तो ऐसा लग रहा है जैसे इसरो ने ही लॉन्च किया होगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की। इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। कॉफी शॉप में लगवा दिया उन बच्चों को, ताकि वो खुद में इंडिपेंडेंट रहें और पढ़ते भी रहें और साथ में उनका प्रशिक्षण भी, ट्रेनिंग भी चलती रहे, ठीक है ना, हर तरीके से डेवलपमेंट हो। तो ये लॉन्च पैड योजना किसके द्वारा चलाई गई है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना, इसरो मत मार देना। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, अभी हाल में इस कैंपेन पर WHO के द्वारा तारीफ करी गई भारत में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान की सराहना करी। इस अभियान की प्रशंसा शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई। इस अभियान को फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ किरण रिजिजू, जो हमारे खेल मंत्री हैं, युवा मामले और खेल मंत्री हैं, इस अभियान ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में खेल हस्तियों, डॉक्टरों और बॉलीवुड और अन्य मशहूर हस्तियों का समर्थन प्राप्त किया। तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसकी तारीफ अभी हाल में किसके द्वारा की गई, या पूछने का, भी हाल में WHO के द्वारा भारत के एक कैंपेन की तारीफ की गई है। उस अभियान का क्या नाम था, करंट अफेयर में तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। या फिर पहला स्टेटमेंट लिख देगा WHO का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, दूसरा लिख देगा अभी हाल में WHO के द्वारा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज भारत के इस कैंपेन की तारीफ की गई। या कोई तीसरा स्टेटमेंट और फेंक देगा कि अभी हाल में WHO में जो महानिदेशक बने या जो भी बना, उनका नाम ये है, डायरेक्टर ये हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से चीजें सही हो जाएंगी। झूठ बोले कौवा काटे, ASCI मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा चुप ना बैठो एक अभियान शुरू किया गया कि आप अगर आपत्तिजनक विज्ञापन देखते हैं तो इनके खिलाफ उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन चलाया, इसका नाम है चुप ना बैठो। यह कैंपेन आपत्तिजनक विज्ञापनों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ताओं को ऐसे विज्ञापनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ASC द्वारा बनाई गई तमाम योजनाओं का हिस्सा है। तो ये चुप ना बैठो कैंपेन किसने चलाया है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके लिए चलाया गया है, आपत्तिजनक विज्ञापनों के खिलाफ, ताकि आप रिपोर्ट लिखवा सको कि ये फर्जी दे रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये झूठ बोले कौवा काटे, ये चुप ना बैठो कैंपेन के अंतर्गत ASCI ने, तो चुप ना बैठो कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लिख देगा चुप ना बैठो कैंपेन का संबंध इनमें से किसके साथ है, लिख देगा नंबर A महिलाओं के साथ, नंबर B लिख देगा आपत्तिजनक विज्ञापनों के खिलाफ, नंबर C ऐसे। तो आपको लगेगा चुप ना बैठो कुछ तो संबंध लग रहा है महिलाओं से। देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला कौन बना, तो साक्षरता के मोर्चे पर देहरादून के सिर्फ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जिसके अंतर्गत देहरादून देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया, ठीक है। देश का 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला जिला कौन सा, देहरादून। जितने बता रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना सार के ही हैं सारे, ठीक है। और अगर आप ये करंट अफेयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर निकलेगा नहीं, ये एकदम बिल्कुल गारंटीड होता है, कहीं से कहीं तक निकलेगा नहीं। अभी मैं घटना सार कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैं परीक्षा मंथन कराऊंगा, इतना कर गए तो करंट अफेयर आपका भागेगा कहीं नहीं, इसी से आएगा सब कुछ, घटना चक्र करने की जरूरत पड़ेगी नहीं फिर करंट अफेयर में। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप इस जुगाड़ में है कि किताबिया से ही पढ़ेंगे तो किताबिया से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि कर लेंगे तो इसी बहाने आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको पीछे, बड़ा तस्वीर फेसबुक पे शेयर हुई थी, ये देखो गजब भोकाल लग रहा, जापान है कि अमेरिका है, ये इतना बढ़िया बनवा के तैयार खड़ा कर दिया इसको। क्या है ये बेंगलुरु में देश का पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल बनकर तैयार हो गया। इसका उद्घाटन, ये पुराना करंट अफेयर ऐसे लिखा हुआ था इसलिए इसमें ऐसे हो गया। तो
तो ये इसका उद्घाटन हो चुका है। तो ये बेंगलुरु में देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल रेलवे स्टेशन, एसी रेलवे टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। याद रखिए, देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पर बनकर तैयार हो गया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में, है ना, ये दिख रहा होगा, विदेशी सा लग रहा होगा आपको। फर्स्ट फुली डिजिटाइज्ड प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये कौन है? कौन सा राज्य है जिसने पहला पूर्ण रूप से फुल्ली डिजिटाइज्ड प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को विकसित कर लिया है? इसका, ये राज्य का नाम है केरल। ठीक है, केरल। केरल इज अ फर्स्ट फुली डिजिटाइज्ड प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। केरल बिकेम करिए, बन चुका है कर ली, है जो लगा लीजिए। 12 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के मध्य पश्चिम बंगाल में वन विभाग द्वारा पहली बार जल पक्षियों की गणना की गई। तो ये पहली बार क्योंकि जल पक्षियों की गणना की गई है। देखो, पहली बार जब डॉल्फिन की गणना हुई थी तो क्वेश्चन आया था, ऐसे ही पहली बार जल पक्षियों की गणना की गई तो क्वेश्चन तो आएगा। तो कहाँ किसके द्वारा की गई है? पश्चिम बंगाल। ठीक, किसकी गणना की गई है? जल पक्षियों की। इस जनगणना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह जनगणना 35 विभिन्न स्थानों पर की गई। इस गणना में सुंदरबन सहित इस राज्य के आर्द्र भूमि के जल पक्षियों की गणना की गई। यहाँ अब तक पक्षियों की 65 प्रजातियां पाई गई हैं। पहली बार सुंदरबन में काले गले वाले ग्रीव पक्षी का भी पता लगाया गया। तो इसका सही उत्तर नहीं है 35, ए ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। याद रहे अच्छी बात, लेकिन कम से कम ये तो याद रहना चाहिए जल पक्षियों की गणना कहाँ पर की गई है? पहली बार पश्चिम बंगाल। तो मध्य पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की गई। यह जनगणना 54 विभिन्न स्थानों पर की गई। इसमें जो लोग शामिल थे वो लिखा है वन कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन। इस गणना में सुंदरबन सहित इस राज्य की आर्द्र भूमि के जल पक्षियों की गणना की गई। यहाँ अब तक जल पक्षियों की 65 प्रजातियां पाई गई। तो ये पश्चिम बंगाल में की गई। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ये भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम है। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? ये भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? केरल में अलापुझा में भारत में अपनी तरह का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। ठीक है, तो अपनी तरह का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर खोला जाएगा? तो आप बोलेंगे केरल में। केरल के कहाँ पे, किस जगह पे? अलापुझा। ठीक, आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पे आ गया। तो कौन से स्थान पे पहुंच गया? 53rd प्लेस पे पहुंच गया है। किसमें? लोकतंत्र सूचकांक में। EIU ने कहा कि मौजूदा शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने के परिणाम स्वरूप भारत को 6.61 अंक मिले और उसकी वैश्विक रैंकिंग 2014 में 27 में से गिरकर 53वीं हो गई। 2014 में 97 थी, उसके बाद थोड़ा और बढ़ी, अब तो 53वीं पहुंच गई है। ठीक, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक वाले EIU के ताजा लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। ठीक है, तो टॉप कौन कर रहा है? नॉर्वे इस लोकतंत्र सूचकांक में, जबकि भारत की रैंक है 53। ठीक है, आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। एम्प्यूटी क्लिनिक, तो चंडीगढ़ PGI में देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ हो गया। तो पूछ लेगा देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर शुरू हुआ? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से होकर कल में आ रहा था। क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है ताकि मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। तो ये एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर खोली गई? चंडीगढ़ में। ठीक है, देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ है, इसलिए एम्प्यूटी क्लिनिक भी आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी की ये 125वीं जयंती थी इस दिन। यह दिन नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के सम्मान और उन्हें याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं पराक्रम दिवस। ठीक है, तो हम लोग दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम लोगों ने पिछले जब पढ़ा था घटना सीरीज में, तब हमने चर्चा की थी। इतना बता रहा हूँ, देखते चले जाइए क्योंकि आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस से याद आया कि आज एक बच्चे ने, जो मैंने हिस्ट्री का 4 घंटे का लेक्चर डाला है, उसमें कमेंट किया है कि सर आपने बेवकूफ़ बना दिया। तो मैंने उस बेचारे से पूछा क्या बेवकूफ़ बनाया भाई, हमें बताओ, हमें तो पता लगा, हमने बेवकूफ़ बनाया, हमें नहीं पता लग रहा। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझ पाना।
कहाँ से प्रभावित होकर किसी से प्रेरित होकर चले आते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं कि बस देखना हमें पूरा लेक्चर है नहीं और सुनेंगे तो हम बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ नीचे कमेंट में जरूर मारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उनको लिखा कि आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताइए किन कौन सी जगह बेवकूफ़ बनाया गया भाई आपको। इन सेलिब्रेशन एंड ऑनर ऑफ पराक्रम दिवस हावड़ा कालका मेल विल नाउ बी नोन एज नेताजी एक्सप्रेस। इसी से मैं कल आया हूँ हावड़ा कालका मेल से, इसे अब नेताजी एक्सप्रेस कहा जाएगा। ठीक है, इस पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में कहा गया कि ये जो हावड़ा कालका मेल है इसे नेताजी एक्सप्रेस कहा जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, ये ट्रेन से आए हैं। और शायद ये आखिरी करंट अफेयर है क्योंकि कल इसके बाद तो रिपीट होने लगेगा कि भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का अध्यक्ष चुना गया। तो हो सकता है अभी हाल में पूछ दे कि अभी हाल में भारत को इसमें से किसका संयुक्त अध्यक्ष IUCN के द्वारा चुना गया। तो इस संस्था का नाम याद रखिए, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, APAP, एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। इसके अंतर्गत संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है भारत को IUCN के द्वारा। तो ये संस्था का नाम याद रखिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने 25 से 27 करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया। ये पिछली क्लास के हैं जो हम लोगों ने कर रखे हैं। लेगिया नोरन्ना के बारे में पढ़ रखा हम लोगों ने पिछली क्लास में। प्रोटीन दिवस हम लोगों ने पढ़ रखा है। 28 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त कर गया, ये हम लोगों को पढ़ लिया है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये CRPF के द्वारा ये किताब, CRPF की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। डिक इंसोनिया, तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑडिटोरियम के केव है कहाँ पर, भीमबेटका में। वहाँ पर ये अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जीवित प्राणी 550 मिलियन वर्ष पुराने डिक इंसोनिया के 3 जीवाश्मों की खोज की गई। कहाँ पर, भीमबेटका में। प्रकाश जावड़ेकर ने इनॉग्रेट किया किसको, अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप में। तो ये पिछली क्लास में लोगों ने कर रखा है, ये सब कर रखा है। ये आपको दिख रही है मागुरी मोटा पुंग बिल, मैडारिन बतख दिख रही है आपको ये। तो ये हम लोगों ने कर लिया खत्म। यही पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा जब तक आपका प्री होगा उससे पहले पूरा हो जाएगा। एक और किताब आ चुकी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो लाइक करते रहिए और शेयर करिए, उनको जगाइए जो सो रहे हैं अभी, उनको लग रहा है अभी कौन पढ़ेगा। अपने दोस्तों को भेजिए जब तक ऐसा